हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। सो इन टुडेस 10 एमसीक्यू अ डे सीरीज हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल बी से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सरफेसी एक्ट। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आने के ना चांसेस है एग्जाम में। और अगर आप टारगेट करें जैब नवंबर 2025 को, तो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिनका हमने एक बहुत ही अच्छा पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, बिकॉज ये डॉक्यूमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम की तैयारी के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको रियल एग्जाम का पैटर्न बताते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो पता चलेंगे आपको। और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जिनकी प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट अंडर द सरफेसी एक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपकी कि जो नोटिस है बोरोवर को, वो स्पेसिफाई किया जाएगा कि सिक्योर्ड एसेट क्या और अमाउंट पेबल कितना रहेगा। ठीक है। बोरोवर इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी वंस द नोटिस इज इशूड। अगर बोरोवर ऑब्जेक्शन रेज करेगा तो सिक्योर्ड क्रेडिटर कैन इग्नोर देम इफ दे आर नॉट सब्सटेंसिव। ये एक्ट गिव्स सिक्योर्ड क्रेडिटर प्रायोरिटी ओवर क्लेम लाइक गवर्नमेंट टैक्सेस। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। देखिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बी है वो सही है। थर्ड ऑप्शन जो है वो गलत क्यों है, लेट्स डिस्कस। सरफेसी एक्ट में होता क्या? सरफेसी एक्ट 2002 में लाया गया। पावर दी गई है बैंक को कि वो विदाउट गोइंग टू द कोर्ट, डीआरटी में क्या कर सकते हैं। बोरोवर ने जो लोन लिया है, अगर उसने डिफॉल्ट कर दिया, वो लोन एनपीए बन गया है, तो उसने जो भी वहां पे प्रॉपर्टी आपको दी है एज अ सिक्योरिटी के तौर पे, आप उसको क्या हो डायरेक्टली सेल कर सकते हो। बस बोरोवर को नोटिस देना होता है, आप अपना अमाउंट रिकवर कर सकते हो। तो जो नोटिस दिया जाता है ना बोरोवर को, उसमें सिक्योर्ड एसेट स्पेसिफाई करना है कि जैसे मान लीजिए एक पर्सन है राम, उसने घर गिरवी रखवाया था अपना, है ना। एक घर गिरवी रखवाया लोन लेने के लिए, एक कार गिरवी रखवाई है। तब सिक्योर्ड एसेट की ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन से एसेट को आप सेल कर रहे हो और अमाउंट कितना है आपके लोन का जो पेबल होगा। तो ये सही है आपका फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है। और जैसे बोरोवर को नोटिस मिलता है तो उस प्रॉपर्टी को वो ट्रांसफर नहीं कर सकता कहीं भी, यानी कि उसको गिफ्ट के तौर पे या कहीं पे उसको सेल नहीं कर सकता। अगर बोरोवर ऑब्जेक्शन रेज करता है तो सिक्योर क्रेडिटर इग्नोर, नहीं, वो इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है। अगर बोरोवर ने कोई भी ऑब्जेक्शन रेज किया तो वो उनको देखना पड़ता है कि क्या ऑब्जेक्शन है, क्या इसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन 3 जो था ना वो रॉन्ग हो गया हमारा। और एक्ट गिव सिक्योर्ड क्रेडिटर प्रायोरिटी, हाँ जी, जो एक्ट है ना वो बैंक को प्रायोरिटी देगा कि वो अपना क्लेम पहले रिसीव करे रादर देन द गवर्नमेंट टैक्सेस वगैरह। तो सबसे पहले बैंक का ही राइट होता है उस अमाउंट पे कि वो अपना अमाउंट रिकवर करे जो बैंक ने लोन की फॉर्म में दिया था। राइट। नेक्स्ट, with reference to asset reconstruction company which of the following statement are correct? asset reconstruction companies क्या होती हैं? देखो इनकी नेट ओन फंड अब जो लिमिट हो 300 करोड़ की है, इतना इनके पास होना चाहिए। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का मतलब होता है कि जैसे एक बैंक के पास बहुत ही ज्यादा लोन है, तो ये लोन का बंडल बना के ना बैंक एआरसी को सेल कर देते हैं। तो एआरसी बैंक को पैसे दे देती है और एआरसी आगे इनको शेयर्स की फॉर्म में या आगे क्वालिफाइड बायर को ना सेल कर देते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? दे कैन रेज फंड बाय इशूइंग सिक्योरिटी रिसीट्स टू क्वालिफाइड बाय, they are allowed to sell or lease the entire business of the borrower without any restriction, या they can reschedule the debt of the borrower based on the board approved policy. Any dispute between the ARC and the bank must be resolved by the Reserve Bank of India। देखो यहाँ पे आपका ऑप्शन फोर्थ और जो सेकंड है ना वो रॉन्ग है। अब ये क्यों रॉन्ग है, लेट्स डिस्कस। तो देखो पहली ऑप्शन तो ये कि हाँ वो फंड्स को रेज कर सकते हैं सिक्योरिटी रिसीट्स के तौर पे, जो क्वालिफाइड बायर्स है, कंपनीज भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, उनको आगे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा बिजनेस वो सेल और लीज पे नहीं दे सकते जब तक कि आरबीआई ने ऐसा कुछ परमिट ना किया हो। तो विदाउट रिस्ट्रिक्शन वाला तो कहीं पे भी हमें मेंशन ही नहीं किया गया, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सेकंड गलत हो गया। और डेट को रीशेड्यूल कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोविड टाइम पे कोई अपना डेट चुका ही नहीं पाया, कोविड आ गया, सब कुछ डाउन था, तो उसको रीशेड्यूल किया जा सकता है। ठीक है। और जो ये डिस्प्यूट है एआरसी और बैंक के बीच में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं रिजॉल्व होता, वो आर्बिट्रेशन के द्वारा रिजॉल्व होता है, यानी कि कोई थर्ड पार्टी ना बीच में आके इन दोनों का डिस्प्यूट रिजॉल्व करवाएगी। ठीक है। तो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट में ये बात दी गई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोई रोल नहीं है इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। Next, regarding the acquisition of financial asset by ARC, which of the following is true? ARC can acquire asset by issuing debenture or bond to the bank. सही है। जो आपकी acquisition is done through the an agreement under the section 5 of the SURFACE Act, liability attached to the
एक्वायर्ड एसेट्स आर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू द ARC। अगर एसेट ऑलरेडी इन्वॉल्व है लॉ सूट में तो लीगल प्रोसीडिंग टर्मिनेट अपॉन द एक्विजिशन बाय द ARC। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन बी है, फर्स्ट एंड सेकंड सही है आपका, थर्ड और फोर्थ गलत है आपका। क्यों गलत है? क्योंकि जो लाइबिलिटी अटैच होते हैं ना एक्वायर्ड एसेट्स के ऊपर, वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर नहीं होती ARC पे, कि अगर उस पर पहले से कोई लाइबिलिटी अटैच है ऑटोमेटिकली नहीं ट्रांसफर होगी। और एसेट ऑलरेडी लॉ सूट में चला हुआ है तो लीगल प्रोसीडिंग टर्मिनेट नहीं होगी अपॉन एक्विजिशन बाय ARC, वो कंटिन्यू ही रहेगी, वो चलती रहेगी। ऐसा नहीं कि वो टर्मिनेट हो गया कि ARC ने एक्वायर कर लिया, इट्स नॉट लाइक दैट। तो इसलिए आपका ऑप्शन बी, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ऑप्शन 3 एंड 4 आर रॉन्ग। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेंट्रल रजिस्ट्री। सेंट्रल रजिस्ट्री इसमें रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा जाता है कौन सा, जो आपने सिक्योरिटी दी है बैंक में, सो दैट कि दूसरे बैंक में जब लोन लेने जाते हो तो सेम सिक्योरिटी ना डिपॉजिट हो। तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर सरफेसी एक्ट टू रजिस्टर ट्रांजैक्शन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट। या जो रजिस्ट्रेशन करवाते हो अगर आप सेंट्रल रजिस्ट्री के साथ, तो रिप्लेस कर देते हैं नीड फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनी एक्ट 2030। It is operated under the supervision of central registrar appointed by the central government. It started its operation on March 31st 2011। तो आपका सही ऑप्शन ऑप्शन बी। आपका यहाँ पे ना सेकंड जो है गलत है। यहाँ पे क्या है कि ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी है आपने कंपनी एक्ट 2013 में, वो करवाना मैंडेटरी है। तो ये तो एक एडिशनल लेयर होगी ना सिक्योरिटी के लिए, ये नहीं कि जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है कंपनीज के अंदर जो आती है वो हम नहीं करवाएंगे क्योंकि हमने सेंट्रल रजिस्ट्री में करवा दी। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन सिक्योरिटी इंटरेस्ट, जो भी आपने घर गिरवी रखवाया है एक बैंक के पास, बैंक ए के पास, उसकी डिटेल सेंट्रल रजिस्ट्री में रिकॉर्ड हो जाएगी। यानी कि जब आप बैंक बी के पास लोन लेने जाओगे सेम घर गिरवी नहीं रखवा पाओगे। ठीक है, एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन एक तरीके से प्रोवाइड करता है और गवर्नमेंट के द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है। आफ्टर एन ARC एक्वायर फाइनेंशियल एसेट्स फ्रॉम अ बैंक, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कंसर्निंग द ऑब्लिग, जो आपका ये है बोरोवर है। ठीक है, क्या है? सेंडिंग अ नोटिस टू द ऑब्लिगर अबाउट द ट्रांसफर इज मैंडेटरी स्टेप। नोटिस जैसे ही मिल जाता है तो जो ऑब्लिगर है वो पेमेंट ऑब्लिगेशन उसकी डिस्चार्ज हो जाएगी बाय पेइंग द ARC। या अगर कोई नोटिस नहीं दिया जाता तो बैंक मस्ट होल्ड एनी पेमेंट रिसीव्ड इन ट्रस्ट फॉर द ARC। या ऑब्लिगर कैन कंटिन्यू पेइंग द ओरिजिनल बैंक अंटिल फॉर्मली सर्व्ड बाय द कोर्ट। सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन हियर? आपका राइट ऑप्शन है बी, दैट इज सेकंड एंड थ्री आर करेक्ट। आपका फर्स्ट जो है गलत है। देखो, सेंडिंग अ नोटिस टू द ऑब्लिगेटेड अबाउट द ट्रांसफर इज मैंडेटरी नहीं, मैंडेटरी स्टेप नहीं है। चाहे तो ARC भेज भी सकती है नोटिस, चाहे तो नहीं भी भेज सकती, उनके डिस्क्रिप्शन के ऊपर है। मैंडेटरी स्टेप नहीं बोला गया है कहीं पे भी। ऑब्लिगर कैन कंटिन्यू पेइंग द ओरिजिनल बैंक अंटिल फॉर्मली सर्व्ड बाय द कोर्ट, ऐसा कुछ नहीं है कि वो पे करता रहेगा ओरिजिनल बैंक को जब तक कि कोर्ट की साइड से ऑर्डर ना आए। दैट इज नॉट अ मैंडेटरी स्टेप हियर। हाँ, नोटिस जब दिया जाएगा तो जो ऑब्लिगर की पेमेंट ऑब्लिगेशन है वो ARC को दी जाएगी। यानी कि अगर आपने बैंक के पास डिफॉल्ट किया था ना, तो जो अमाउंट है जो आप पे करोगे, आपने नोटिस मिल गया आपको कि आप पे कीजिए, ठीक है, नहीं तो आपके जो एसेट है वो सेल हो जाएंगे। तो अब जो बॉर्रोवर है वो किसको देगा? ARC को अमाउंट देगा। तो ठीक है, अगर कोई नोटिस नहीं दिया गया है तो बैंक होल्ड एनी पेमेंट रिसीव्ड इन ट्रस्ट फॉर ARC, तो बैंक एज ए ट्रस्टी काम करेगा यहाँ पे। जो भी फंड्स आते हैं नोटिस नहीं दिया गया तो जो पेमेंट रिसीव होगी ना वो ARC के लिए संभाल के रखेगा। राइट, अब आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सिक्योरिटी रिसीट्स एंड फंड रेजिंग बाय द ARC। ARC आपके रेज कर सकते हैं फंड अंडर सेपरेट ट्रस्ट फॉर डिफरेंट स्कीम। लिक्विडेशन जब हो जाती है तो फंड्स फ्रॉम डिफरेंट स्कीम्स आर पुल टुगेदर। Issuing SR, that is security receipts to qualified buyer, always require registration with central registry. या फंड रेज्ड अंडर ई स्कीम आर प्रोटेक्टेड एंड हैंडल सेपरेटली। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? आपका ऑप्शन है 1 and 4 ही सही है। आपका सेकंड एंड जो थर्ड है वो रॉन्ग है। देखो, सेपरेट ट्रस्ट के अंदर अगर आप फंड रेज करो ना डिफरेंट स्कीम के लिए तो वो कर सकते हो आप। ठीक है, लिक्विडेशन जो होते हैं फंड्स आर डिफरेंट पूल टुगेदर नहीं होते, सेपरेट रखे जाते हैं क्योंकि अब लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया है, तो दे आर नॉट पूल टुगेदर। कि जो एक स्कीम ए है एक स्कीम बी, उनमें से जो फंड्स आने हैं वो स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि लिक्विडेशन के केस में इनको टुगेदर पूल करके नहीं रखा जाता है। और जो आप सिक्योरिटी रिसीट्स इशू करते हो ना क्वालिफाइड बायर को, तो वहां पे हमेशा रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है सेंट्रल रजिस्ट्री के साथ, जो हमने बोला कि एक एडिशनल लेयर है। ठीक है, और जो फंड्स होते हैं आपके अंडर रेज्ड अंडर ई स्कीम आर प्रोटेक्टेड हैंडल सेपरेटली, तो ये मेंशन है कि सेपरेटली रखना है। तो फर्स्ट पॉइंट में जैसे यहाँ पे मेंशन है वैसे ही फोर्थ ही है। ओके,
नेक्स्ट कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिफाइंड फीचर ऑफ सरफेसी एक्ट। तो ये रेट्रोसेप्टिक एक्ट है, ये क्या मतलब है इसका कहने का, हम डिस्कस करेंगे। क्या ये प्रोवाइड करता है मोर एफिशिएंट फ्रेमवर्क फॉर एनफोर्सिंग सिक्योरिटी इंटरेस्ट। इट गिव प्रायोरिटी टू सिक्योर क्रेडिटर ओवर अदर डेट एंड द गवर्नमेंट। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस कर लिया था, गवर्नमेंट ड्यूज को प्रायोरिटी देता है, ठीक है। इट वॉज एनेक्टेड बिकॉज द प्रीवियस लीगल प्रोसेस वॉज स्विफ्ट एंड इफेक्टिव। ये तो कोई सेंस ही नहीं बनती। स्लो था, कोर्ट में जो है सालों लग जाते थे सुनवाई होने में, और बैंक को अपने डेट मिल ही नहीं पाता था, अपना पैसा मिल ही नहीं पाता, तो इसलिए इनेक्ट किया गया कि जल्दी प्रोसेस हो। बैंक जो है वो एसेट्स को जो सिक्योरिटी के तौर पे बोरोवर ने बैंक के पास दी हुई है ना कोलैटरल, उनको सेल करके अपना अमाउंट रिकवर कर सके, ठीक है। ऑप्शन बी फर्स्ट सेकंड एंड थ्री जो है आपका सही है। ये फोर्थ आपका रॉन्ग था, क्योंकि स्विफ्ट और इफेक्टिव नहीं है, स्लो था इसलिए लाया गया। अब ये देखो, जो अगर सरफेसी एक्ट आपका 2002 में आया, तो इससे पहले के जो भी डेट थे, जैसे 2001 में, 1999 में, वो भी इसमें कवर होंगे, ठीक है। तो वो भी सही था आपका। और मोर एफिशिएंट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ये फॉर एनफोर्सिंग सिक्योरिटी इंटरेस्ट, और प्रायोरिटी तो देता है सिक्योर क्रेडिटर को ओवर अदर डेट्स एंड गवर्नमेंट ड्यू। नेक्स्ट, कंसर्निंग द रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट्स, कौन सी स्टेटमेंट सही है। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो होती है आपकी, वो सेटअप टू रिजॉल्व लीगेसी स्ट्रेस्ड एसेट्स, enforcement of security interest, consent from secure creditor holding 75% of debt is required, और इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट नेसेसरी होता है जब रेजोल्यूशन प्लान जो है इंप्लीमेंट किया जाता है। ARC कैन टेक पोजेशन ऑफ द सिक्योरिटी एसेट्स फॉर देयर ओन यूज और फॉर रीसेल। तो इनमें से राइट स्टेटमेंट आपकी ऑप्शन बी है, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। क्यों? और जो एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट है ना, यहाँ पे कंसेंट हमें 60% सिक्योर्ड क्रेडिटर से चाहिए होता है, 75% से नहीं चाहिए होता है, ठीक है। और जो आपकी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो सेट की गई थी टू रिजॉल्व लीगेसी स्ट्रेस एसेट्स। कहने का मतलब क्या है कि जो पुराने से पुराने लोन पड़े हैं, अब मान लो कोई लोन था जो एनपीओ हो गया 2015 2014 में, उनको डील करने के लिए, उनको रिकवर करने के लिए नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी सेट की गई थी, ये सही है। सिक्योरिटी इंटरेस्ट एनफोर्समेंट करने के लिए 60% जो हमने बात की, तो हमारी ऑप्शन बी ही यहाँ पे रॉन्ग है। और इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट जरूरी होता है जब रेजोल्यूशन प्लान इंप्लीमेंट किया जाता है। यानी कि एक कंपनी है एबीसी, अब इसके ना 3-4 बैंक से लोन थे, ठीक है। तो एक इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट बन जाएगा बैंक्स के बीच में कि रेजोल्यूशन प्लान फिर इंप्लीमेंट हो जाएगा। सेपरेटली सेपरेटली जरूरी नहीं, 3-4 बैंक मिलके आपस में एक इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट बना देते हैं, ये भी सही था। एआरसी कैन टेक पोजेशन ऑफ सिक्योर्ड एसेट्स फॉर देयर ओन यूज और फॉर द रीसेल, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग क्वालिफाइड बायर कौन है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर्स, इंश्योरेंस कंपनी, इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड अंडर द सेबी एक्ट। तो सही ऑप्शन ना आपका बी है, 1 3 एंड 4। ये सेकंड हमने कहीं भी नहीं सुना। रिटेल इन्वेस्टर इंडिविजुअल जो है सरफेसी एक्ट के अंदर क्वालिफाइड बायर नहीं कंसीडर किए जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ सरफेसी। तो एक्ट एम्पावर करता है बैंकों की वो एनफोर्स करे सिक्योरिटी इंटरेस्ट विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन। यस, बिल्कुल सही बात है, कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं है। सेंट्रल रजिस्ट्री इंटीग्रेट विद द एंड सप्रेसेड द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। Any entry in the central registry serve as a public record of the transaction, या provision of act apply only to the security interest credited after its enactment। सही ऑप्शन आपका ए है, 1 एंड 3। हमने क्या बोला था कि जो एक्ट है ये अप्लाई होता है अगर 2002 में बनाया गया था, तो जो पहले के जो केसेस थे उन पे भी अप्लाई हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 जो है ना आपका यहाँ पे गलत है आपका। तो फर्स्ट एंड थ्री, और ये नहीं है कि वो इंटीग्रेट हो गया सेंट्रल रजिस्ट्री इस एक्ट के साथ, हमने बोला था कि एडिशनल लेयर जस्ट प्रोवाइड करता है ये। तो फर्स्ट एंड थ्री इज द राइट आंसर। एंड सी, जैसे अब ये से हमने सरफेसी एक्ट के बारे में पढ़ा, ये तो हमने एमसीक्यूज डिस्कस की, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चैप्टर नंबर 29 आपका ओवरऑल मॉडल भी से काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सरफेसी एक्ट के रिगार्डिंग ना डिटेल में जो वीडियो देख सकते हैं, जो वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है संकल्प सीरीज में सरफेसी एक्ट का, तो वहां पे आपको और ज्यादा डिटेल इसके बारे में पता चल जाएगी। तो आप उस वीडियो को देखिए और अपनी प्रिपरेशन को ना और ज्यादा आसान बनाइए। तो अब देखिए, बहुत ही कम टाइम रह गया है आपकी प्रिपरेशन के लिए, और अगर आपको अभी भी लग रहा है कि मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई है, बिल्कुल भी नहीं तैयारी की है, तो यू नीड नॉट टू बी वरिड। देर इज अ कोर्स फॉर यू ऑल, जहाँ पे क्या है आपको वेबसाइट पे विजिट करना है, कोर्सेज को एक्सेस करना है। जैसे कोर्सेज में जाएंगे, जैप कोर्सेज पे क्लिक कीजिएगा। जैप कोर्सेज में क्लिक करने के बाद ना आपको यहाँ पे कॉम्बो दिखेगा। कॉम्बो में एक तो आपको कंप्लीट मास्टर कोर्स मिलता है, ठीक है।
जिसमें लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट एंड मॉक टेस्ट सब कुछ मिलते हैं आपको विद फ्लैट 80% ऑफ। और इसके साथ साथ आपका सुपर क्रैश कोर्स का बैच 3 भी लॉन्च हो चुका है। यहाँ पे क्या है ना, इसकी सबसे बड़ी जो यूएसपी है दैट इज 12 दिन में आपकी जैब की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाती है। ठीक है, लाइव क्लासेस मिलेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कवर कराए जाएंगे क्योंकि अब टाइम ही नहीं है सब कुछ पढ़ने का। कॉन्सेप्ट नोट, सॉल्व पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ईच एंड एवरीथिंग यू आर गेटिंग विद द फ्लैट 80% ऑफ। और बैंकर कैप्सूल कोर्स है, मान लीजिए आप नहीं लगा पाते हो अपना जो है लाइव क्लासेस, तो फिर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी क्लासेस मिलेंगी, बाकी का सब कुछ सेम रहेगा। तो यहाँ पे भी आप कूपन कोड यूज कर सकते हो जैब 80। और आप सिंगल सिंगल भी ना कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। जैसे आपको पीपीबी का ही कोर्स चाहिए, एएफएम का ही चाहिए, आईएफएस का ही चाहिए, आरबीडब्ल्यूएम का चाहिए, तो वो भी आप एक्सेस कर सकते हो। और अगर आपकी जैब की प्रिपरेशन हो चुकी है तो यहाँ पे ना टेस्ट सीरीज है आपकी जैब नंबर 2025 के लिए, उसमें आपको सॉल्व पीवाई क्यूज मिलते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट विद फ्लैट 80% ऑफ। राइट। तो फिर भी अगर आपको कोई और भी डाउट है ना, कुछ और क्वेश्चन, कुछ और क्वेरीज है आपकी, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं hello@edutab.co.in, और वेबसाइट पे डायरेक्टली यहाँ से भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।